एवरीवन, आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है और अब बारी आती है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला कि एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। सवाल में बोला जा रहा है कि क्यों कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कई टाइप के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब इन सभी फाइबर्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। एक होते हैं हमारे नेचुरल फाइबर्स और वहीं होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। भाई क्लासिफिकेशन किया है, कैटेगराइजेशन किया है, तो कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए इस क्लासिफिकेशन का, और ये बेसिस बहुत ही सिंपल होता है। कैसे? अगर हम बात करेंगे अपने नेचुरल फाइबर्स की, तो हमारे जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? प्लांट से आता है या फिर एनिमल से आता है। फॉर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं कॉटन फाइबर की, है ना, कॉटन फाइबर से हम कॉटन के थ्रेड बनाते हैं और उसी थ्रेड से हम क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े या कॉटन फैब्रिक्स बनाते हैं। तो वो जो कॉटन फाइबर है ये बेसिकली आता कहाँ से है? वो आता है कॉटन के प्लांट यानी कि कपास के पौधे से। तो यहाँ पे जो कॉटन फाइबर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आया है? कॉटन प्लांट से आया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जूट की, जिसको हम हिंदी में सुतली कहते हैं, तो जो जूट फाइबर्स हैं वो कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं? तो जूट का जो प्लांट होता है उस प्लांट के स्टेम को सुखाया जाता है और सूखने के बाद स्टेम से जो है जूट के फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं। तो अगेन जूट फाइबर्स हमें कहाँ से मिले हैं? जूट प्लांट से मिले हैं, जो कि एक नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे सिल्क की, तो हम सबको पता है कि सिल्क कहाँ से मिलता है? तो सिल्क वर्म से मिलता है। सिल्क वर्म्स के जो लार्वा होते हैं वो अपनी लार्वल स्टेज में अपने अराउंड वाइट कलर का एक कवर फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम कोकून बोलते हैं, और इसी कोकून से हम सिल्क फाइबर्स को जो है ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी एग्जांपल्स देखे, चाहे कॉटन फाइबर्स के, चाहे सिल्क फाइबर्स के या जूट फाइबर्स के, तो पॉइंट क्या निकल के आया, कंक्लूजन क्या निकल करके आया कि जो भी हमने फाइबर्स के बारे में बात करी, ये सभी फाइबर्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? या तो प्लांट से मिल रहा है या फिर एनिमल से मिल रहा है, इसीलिए इनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने सिंथेटिक फाइबर्स की, तो सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने वाले जो रॉ मटेरियल जो भी यूज़ होता है सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए, ये रॉ मटेरियल ना प्लांट से आता है और ना एनिमल से आता है। तो सवाल ये है कि फिर आखिर ये रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से? तो ऑफ कोर्स केमिकल से, ठीक है। तो जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको हम सिंथेसाइज करते हैं, वो नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, केमिकल्स से उनको बनाना पड़ता है। तो इसके लिए लेबोरेटरीज लगती हैं, फैक्ट्रीज में उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है। तो सवाल ये है ना कि एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दे आर मैन मेड। इनको हम बनाते हैं, इनको हम सिंथेसाइज करते हैं। कैसे? तो केमिकल्स के थ्रू, ठीक है। जैसे कि हमारे सिलेबस में 4 सिंथेटिक फाइबर्स हैं, हमारे पास रेयॉन है, हमारे पास नायलॉन है, हमारे पास पॉलीएस्टर है, हमारे पास एक्रेलिक है। तो इन सभी फाइबर्स को बनाया जाता है केमिकल्स के थ्रू, मैन मेड होते हैं, फैक्ट्रीज़ में, लेबोरेटरीज़ में इनको बाकायदा सिंथेसाइज किया जाता है। तो नेचुरली तो नेचर में एग्जिस्ट करते नहीं हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। इतना क्लियर होगा आप सबको? चलो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि मार्क द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम करेक्ट आंसर मार्क कर देते हैं। रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। ये वाला क्वेश्चन शायद हमने अपने डीपीक्यू सेशन में कवर किया है कि रेयॉन को हम सिंथेटिक फाइबर से अलग क्यों मानते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी भी समझाया कि हमारे पास आपके सिलेबस में, क्लास 8 साइंस के सिलेबस में 4 सिंथेटिक फाइबर्स हैं, रेयॉन, नायलॉन, पॉलीएस्टर एंड एक्रेलिक। तो रेयॉन को हम सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में डालते भी हैं, लेकिन फिर भी ये सिंथेटिक फाइबर से अलग है। क्यों? तो ऑप्शन ए, इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, ऑप्शन
बी इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, या ऑप्शन सी इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। इसको हम आंसर देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, इसीलिए इसको जो है ना हम सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी से थोड़ा सा अलग मानते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी अभी क्या बताया कि सिंथेटिक, हम क्यों कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, ये रॉ मटेरियल ना प्लांट से मिलता है और ना ही एनिमल से मिलता है, बाकायदा केमिकल्स से रॉ मटेरियल बनाए जाते हैं और फिर रॉ मटेरियल से जो है फाइबर्स का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, इसीलिए कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रेयॉन की, तो रेयॉन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम, वुड पल्प से। वुड पल्प मतलब क्या, जैसे कि हमारे फ्रूट्स का पल्प होता है ना, वैसे ही वुड यानी कि पेड़ों की जो लकड़ी होती है उससे पल्प बनाया जाता है, इसलिए उसको हम वुड पल्प कहते हैं। ठीक है, आप बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे प्लांट्स के पास भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जिनको हम प्लांट सेल्स कहते हैं। उन सेल्स की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब आप किसी पेड़ या पौधे से उसका कोई भी पार्ट आप निकालोगे तो उस पार्ट के पास भी क्या होंगे, प्लांट सेल्स होंगे नेचुरली। अब अगर आप किसी पेड़ की लकड़ी जो है ना आप निकाल रहे हो तो उस लकड़ी के पास भी क्या होंगे, प्लांट सेल्स होंगे। प्लांट सेल्स मतलब क्या, सेल वॉल होगी। सेल वॉल मतलब क्या, सेल्यूलोज होगा। तो ये जो आप वुड पल्प निकालते हो ना उसमें भी क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, और इसी सेल्यूलोज को फिर हम ट्रीट करते हैं अलग अलग केमिकल्स के साथ, और केमिकल्स के साथ ट्रीट करने के बाद क्या मिलता है, रेयॉन के फाइबर्स मिलते हैं। तो कहने को क्या होगा कि रेयॉन फाइबर्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो तो हमें एक नेचुरल सोर्स से मिला है, वो तो हमें एक प्लांट से मिला है, सेल्यूलोज, तो उसको नेचुरल फाइबर बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज तो हमको मिल गया, लेकिन उस सेल्यूलोज से रेयॉन फाइबर को बनाने के लिए हमें कई सारे केमिकल्स का यूज़ करना पड़ा। तो ये जो केमिकल ट्रीटमेंट हो रहा है इसके कारण उसको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो ना ही ये कम्प्लीटली नेचुरल फाइबर है, ना ही ये कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर्स है। ठीक है, तो इसीलिए जो रेयॉन है वो सिंथेटिक फाइबर से थोड़ा सा अलग होता है। इतना क्लियर है आप सभी को? चलो, तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम आ जाते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब आपको अप्रोप्रिएट वर्ड से 3 फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है, आपको तीनों को फिल करना है। सबसे पहला वाला क्या है कि सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को और हम क्या बोल सकते हैं, मैन मेड एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, है ना। सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम बनाते हैं। नेचर हमको ऑलरेडी, मदर नेचर हमको ये फाइबर्स बना करके नहीं देती है, हमको बनाना पड़ता है, इसलिए ये मैन मेड फाइबर्स है। एट द सेम टाइम इनको हम आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं। नेचुरल का अपोजिट क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है ना। तो एक जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि मदर नेचर हमको वैसे ही बना करके दे रही है, बस हमको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है अपनी मेहनत करके, वो होते हैं नेचुरल फाइबर्स। और जहाँ हम केमिकल से सिंथेसाइज कर रहे हैं तो वो हो गए आर्टिफिशियल फाइबर्स, और हम बना रहे हैं इसलिए मैन मेड फाइबर्स। तो फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ रॉ मटेरियल कॉल्ड। जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, और ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है या क्या बोला जाता है रॉ मटेरियल्स को, तो वो होगा बी पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल, पानी, ऑयल, है ना, एयर वगैरह। तो इन सब से सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया जाता है। हाँ, रेयॉन को अलग रखना, क्योंकि रेयॉन को बनाने के लिए सेल्यूलोज लगता है जो कि वुड पल्प से मिलता है। तो उसके अलावा नायलॉन, पॉलीएस्टर, एक्रेलिक, इन सभी फाइबर्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिला है, हमको पेट्रोकेमिकल से मिला है। ठीक है, फिर इसके बाद में लास्ट क्या है अपने पास, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स की तरह ही जो हमारे प्लास्टिक हैं वो भी क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर मतलब क्या, मैंने आपको समझाया था कि सपोज आपके पास क्या है, एक बड़ी सी मोती की माला है। ठीक है, और वो मोती की माला कैसे बनी है, बहुत सारे आपके पास मोती थे, उनको आपने एक धागे में पिरोया और आपने एक मोती की माला बना ली। तो अब उस मोती की माला को कंसिडर करो आप क्या, पॉलीमर। तो मोती की माला क्या है आपके लिए, एक पॉलीमर है। और इंडिविजुअल पर्ल्स या मोती ने
जो मिल के सब पॉलीमर बना रहे हैं या मोती की माला बना रहे हैं, तो इंडिविजुअल पर्ल को आप कंसिडर करो क्या, मोनोमर। तो जिस तरीके से बहुत सारे मोती मिलके माला बनाते हैं, सिमिलरली बहुत सारे मोनोमर्स मिलके लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, और इन लंबी लंबी चेन्स को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं बेसिकली वो किसके बने होते हैं, पॉलीमर के बने होते हैं। कैसे, रेयॉन की बात तो हम अगर अभी छोड़ ही दें, हम बात करते हैं किसकी, नायलॉन की। तो नायलॉन के लिए हम बोलते हैं कि बहुत सारी अमाइड यूनिट्स आती हैं या अमाइड ग्रुप्स आते हैं। ये अमाइड क्या है, मोनोमर है। तो बहुत सारे अमाइड 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 मिलके क्या बना लेंगे, पॉली अमाइड। पॉली मतलब कि मैनी, टू मैनी। ठीक है, तो जब बहुत सारे अमाइड ग्रुप्स आकर के लंबी चेन बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक पॉलीमर। कौन सा वाला, पॉली अमाइड। तो पॉली अमाइड से क्या बन जाता है, नायलॉन। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, पॉलीएस्टर की। तो पॉलीएस्टर में हम बोलते हैं कि पॉलीएस्टर फाइबर में वो भी पॉलीमर का बनता है। तो कौन से पॉलीमर का, तो पॉलीएस्टर का ही। बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे इसमें मोनोमर्स आते हैं और हर एक मोनोमर के साथ एक एस्टर ग्रुप जो है जुड़ा होता है। तो दो मोनोमर्स आपस में लिंक कैसे होते हैं, इसी एस्टर के थ्रू। तो हुआ क्या, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ गए, कैसे, एस्टर के ग्रुप के थ्रू। तो बहुत सारे एस्टर ग्रुप्स भी आ गए, तो आपके पास लॉन्ग चेन्स तो आई। इन लॉन्ग चेन्स को हम पॉलीमर कहते हैं। लेकिन इस लॉन्ग चेन में खास बात क्या थी कि बहुत सारे एस्टर ग्रुप जुड़े हुए थे। तो बहुत सारे मतलब कि पॉली क्या जुड़े हुए हैं, एस्टर ग्रुप, तो पॉली एस्टर नाम पड़ गया। ठीक है, तो पॉलीएस्टर फाइबर जो है पॉलीमर का बना है। कौन सा वाला, पॉलीएस्टर पॉलीमर का ही। ठीक है, फिर इसके बाद में कौन बचा हमारे पास, एक्रेलिक फाइबर। तो एक्रेलिक फाइबर को बनाने के लिए हम बोलते हैं कि बहुत सारे अक्राइलो नाइट्राइल यूनिट्स आते हैं। अगेन एक्रेलिक फाइबर जो है वो पॉलीमर का बना होगा। वो पॉलीमर कैसा बना होगा, मोनोमर का। तो मोनोमर कौन से होते हैं, तो अक्राइलो नाइट्राइल यूनिट्स। तो अक्राइलो नाइट्राइल यूनिट्स कई सारी आती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, लंबी लंबी चेन बनाती हैं, पॉलीमर बन जाता है। कौन सा वाला, बेसिकली पॉली अक्राइलो नाइट्राइल, और इसी से बन जाता है क्या, एक्रेलिक फाइबर। ठीक है, तो सिमिलरली हमारा जो प्लास्टिक है वो भी क्या है, एक पॉलीमर है। कई सारी छोटी छोटी यूनिट से कंबाइन होकर के पॉलीमर बनता है, और इसी पॉलीमर से हम बोलते हैं कि प्लास्टिक का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें पॉलीथीन की, ठीक है, तो बहुत सारी इथीन 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 मिल जाती हैं और क्या बन जाती है, पॉलीथीन पॉलीमर बन जाता है। एक इथीन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो इथीन 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 इथीन, बहुत सारी इथीन मतलब क्या, ये इथीन क्या है, ये मोनोमर्स हैं, है ना। भाई प्लास्टिक है वो एक पॉलीमर है, पॉलीमर को कौन बनाएगा, मोनोमर बनाएगा। अब हमारे पास मोनोमर क्या है, इथीन है। तो एक इथीन, फिर दूसरी इथीन, फिर थर्ड इथीन, फिर फोर्थ इथीन। तो बहुत सारी इथीन 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 मिल जाएंगी। तो ये इथीन आपस में मिलके क्या बना देंगी, लॉन्ग चेन्स। लॉन्ग चेन्स मतलब कि क्या, पॉलीमर। कौन सा वाला पॉलीमर, पॉली इथीन, क्योंकि बहुत सारी इथीन है, टू मैनी इथीन है, इसलिए पॉलीथिन। ठीक है, तो प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने आपसे पूछा था कि स्टील फाइबर से ज़्यादा, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टील फाइबर से ज़्यादा भी कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता है क्या, तो आप शायद बोलोगे कि नो मैम, हमें तो नहीं लगता कि स्टील से भी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फाइबर हो सकता है। लेकिन इसका आंसर है कि बिल्कुल स्टील फाइबर से भी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फाइबर हो सकता है, और वो कौन है, हमारा नायलॉन। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं जो कि ये बताए कि नायलॉन एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है। तो दे आर यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, है ना। रॉक क्लाइंबिंग यानी कि पहाड़ों पे जब हम चढ़ते हैं ट्रैकिंग वगैरह के लिए, तो जो रस्सियाँ यूज़ होती हैं उसमें नायलॉन यूज़ होता है। पैराशूट्स वगैरह, भाई पैराशूट्स का तो ऐसा है कि जो उसको पहनता है पैराशूट को, उसकी तो पूरी लाइफ ही डिपेंड करती है पैराशूट के ऊपर, है ना। क्योंकि जब पैराशूट हवा में स्विम करता है, फ्लोट करता है, तो ऊपर एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, पैराशूट एक ऐसे मटेरियल का बनना चाहिए जो कि हाई एयर प्रेशर को जो है आप बोल सकते हो कि झेल जाए, उसको जो है ना बर्दाश्त करे। तो नायलॉन का यूज़ किया जाता है पैराशूट बनाने के लिए, क्योंकि उसके बने हुए जो पैराशूट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर दे आर यूज इन मेकिंग सीट बेल्ट्स, फिशिंग नेट्स, यानी कि मछलियों को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया जाता है वो, टायर कॉर्ड, स्ट्रिंग ऑफ स्पोर्ट्स रैकेट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो हमारे रैकेट्स वगैरह जो होते हैं ना, बैडमिंटन खेलने वाले, टेनिस खेलने वाले, तो उनकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो नायलॉन की बनाई जाती है। अब आप खुद सोचो, बैडमिंटन खेल रहे हैं हम, टेनिस खेल रहे हैं, तो पूरी की पूरी जो
बैडमिंटन की वो जो कॉक होती है वो, या जो टेनिस की जो बॉल होती है वो कहाँ हिट करती है, रैकेट की स्ट्रिंग्स पे ही करती हैं। तो उन स्ट्रिंग्स का मजबूत होना कितना इंपॉर्टेंट है, वरना पता चला कि ये रहा आपका रैकेट, ये आई टेनिस की बॉल और वो चली गई उसके दूसरे साइड में। तो इस तरीके से तो टेनिस कभी हम खेल ही नहीं सकते हैं, है ना। तो टेनिस का जो खेलने के लिए जो रैकेट यूज़ होता है उसमें जो स्ट्रिंग्स लगती हैं वो अगेन किसकी बनी होती है, नायलॉन की। और जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि गिटार हो गया, सितार हो गया, उसमें जो स्ट्रिंग्स लगी रहती हैं वो भी बनती हैं नायलॉन की, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें ये इंडिकेट करती हैं कि डेफिनेटली नायलॉन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है और उसको हम वेरियस पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 कि एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, कि क्यों हम प्लास्टिक कंटेनर्स को फूड को स्टोर करने के लिए फेवर करते हैं या प्रेफर करते हैं। तो इस सवाल का एक बहुत ही इजी पीजी आंसर हो सकता है कि भाई प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज़ करना हमारे लिए कन्वीनियंट होता है ना। जब बात आती है फूड आइटम्स को स्टोर करने की तो हमारे लिए प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज़ करना काफ़ी कन्वीनियंट है। और ये तो एक ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ हमारे लिए यूज़ करना कन्वीनियंट होती है हम हमेशा उसी को यूज़ करते हैं, उसी को प्रेफर करते हैं, उसी को हम प्रायोरिटी देते हैं, है ना। अब इससे क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर क्यों हम बोल रहे हैं कि प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज़ करना हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो उसके कुछ रीजंस हैं, वो जल्दी से हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो रीज़न नंबर 1 है कि द प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद द फूड स्टोर्ड इन देम। हमारे जो प्लास्टिक्स होते हैं, यानी कि प्लास्टिक कंटेनर की जो प्लास्टिक होती है वो किसी भी टाइप के स्टोर्ड फूड के साथ रिएक्शन शो नहीं करती है। अब देखो हमारे पास जो है वाइड वैरायटी होती है फूड आइटम्स की, है ना। हमारे पास कुछ लिक्विड चीज़ें भी होती हैं स्टोर करने के लिए, हमारे पास कुछ सॉलिड फूड आइटम्स भी होते हैं स्टोर करने के लिए, हमारे पास कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जिनके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। वहीं हमारे पास कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जिनका मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे सीरियल्स, पल्सेस, है ना, अनाज वगैरह, गेहूँ, ये सब, चावल, ये सब कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम होता है। ड्राई फ्रूट्स हो गए हमारे, तो ये फूड आइटम्स हैं जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम है। ज़्यादा वाले में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जिसका पीएच जो है ना स्लाइटली एसिडिक होता है। एग्जांपल हमारे पिकल्स, अचार। इसके अलावा हमारे पास मीठे अचार भी होते हैं, यानी कि जैम्स भी होते हैं, जेलीज भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास वाइड वैरायटी है फूड आइटम्स की जिसको हम स्टोर करना चाहते हैं। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही स्टोर करना चाहते हैं, यानी कि 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 1 वीक। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे सीरियल्स हो गए, है ना, अनाज हो गया, पल्सेस हो गई, कि हम सोचते हैं कि 1 महीने या 2 महीने तक तो आराम से जो है ना, अगर हम दाल लेकर के आए हैं मार्केट से तो 1 से 2 महीने के लिए आराम से इनको हम अपने घर में स्टोर करके रख सकें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वाइड वैरायटी है फूड आइटम्स को हमारे पास स्टोर करने के लिए। अब अगर आपने एक ऐसा कंटेनर चूज़ किया है स्टोरेज के लिए जो कि क्या करे, जो भी उसमें फूड आइटम डालें हम, उस फूड आइटम के साथ वो केमिकल रिएक्शन शो कर दे। क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि हमने एक ऐसा कंटेनर लिया है स्टोरेज के लिए कि जब हम उस पर अपने फूड आइटम को डालें तो 1 से 2 दिन के अंदर उस कंटेनर का जो भी मटेरियल होगा, भाई कंटेनर है तो किसी न किसी मटेरियल का तो बना ही होगा, तो उस कंटेनर का मटेरियल हमारे स्टोर्ड फूड आइटम के साथ जो है केमिकली रिएक्ट कर जाए। और इस केमिकल रिएक्शन से क्या होगा, जो स्टोर्ड फूड आइटम होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी। और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई फूड आइटम की तो हम सबको पता है कि वो पर्टिकुलर फूड आइटम हमारे लिए अनफिट हो जाएगा कंजम्पशन के लिए, है ना। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं हुई कि हम तो चाह रहे थे अपने फूड आइटम को स्टोर करना। हुआ क्या, स्टोरेज के लिए जब हम गए तो हमने एक ऐसे कंटेनर में उसको डाल दिया जहाँ पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होने के कारण वो उस फूड आइटम को हम स्टोर कर ही नहीं पाए, वो ख़राब हो गया, उसको हम कंज्यूम कर ही नहीं पाए। तो इस तरीके से फूड आइटम के स्टोरेज के दौरान उसका कंजम्पशन के लिए अनफिट हो जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। तो जब हम बात करते हैं अपने प्लास्टिक कंटेनर्स की, तो हमारे प्लास्टिक कंटेनर्स का जो प्लास्टिक होता है फॉर्चुनेटली वो इस तरीके से बिल्कुल भी केमिकली रिएक्ट नहीं करता है स्टोर्ड फूड आइटम्स के साथ। आप प्लास्टिक के कंटेनर्स में किसी भी तरह की चीज़ डाल सकते हो, है ना। आप खट्टी चीज़ डाल दो,
आप मीठी चीज़ डाल दो, आप सूखी हुई चीज़ डाल दो, आप ऐसा फूड आइटम जिसके पास बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है वो डाल दो, प्लास्टिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लास्टिक आप बोल सकते हो कि इनर्ट होता है जब बात आती है उसके अंदर फूड आइटम को स्टोर करने की। जो भी आपने उसमें फूड आइटम स्टोर किया है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, एक आप बोल सकते हो कि प्लस पॉइंट है प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज़ करना। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें अपने सेकेंड रीज़न की, द प्लास्टिक्स आर लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड आर ड्यूरेबल। प्लास्टिक कंटेनर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट वेट होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं। पुराने ज़माने में अगर आप अपनी ग्रैंड मदर से बात करें तो आपने उनको आप ये उनसे बात करते हुए आप पाएंगे कि उनके समय पे ना प्लास्टिक कंटेनर्स को इतना यूज़ करते नहीं थे। तो पुराने ज़माने में ना चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन या कांच के बने हुए बर्तनों को यूज़ किया जाता था फूड को स्टोर करने के लिए। तो देखा जाए तो चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए, ग्लास के बर्तन हो गए, इनको यूज़ करना भी अच्छा होता है क्योंकि ये दोनों भी जो है ना किसी भी फूड आइटम के साथ जो है केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन वाला पॉइंट तो समझ में आ गया। ये केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे तो फूड जो होगा आपका, जो भी आपने इसमें स्टोर किया होगा, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी और वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन और कांच के बने हुए बर्तन बहुत भारी होते हैं, प्लस वो फ्रेजाइल भी होते हैं। यानी कि एक बार गलती से आपके हाथ से चीनी मिट्टी का बर्तन या कांच का बर्तन छूट गया तो वो जाएगा सीधे नीचे और नीचे जाने के बाद हो जाएगा बिल्कुल चकनाचूर। तो इस तरीके के बर्तन को यूज़ करना हम अवॉइड करते हैं कि क्यों जो है ना इतने फ्रेजाइल बर्तनों को, कंटेनर्स को हम यूज़ करें। तो उसको रिप्लेस कर दिया किसने? प्लास्टिक के कंटेनर्स ने। कि सबसे पहली बात तो ये लाइट वेट होते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं, प्लस इसके बाद में काफ़ी मजबूत भी होते हैं। प्लास्टिक के बर्तन को आप कितना भी ऊपर से नीचे गिराओ वो आसानी से टूटते नहीं हैं। उनका शेप भले ही चेंज हो जाएगा, वो डिफॉर्म ज़रूर हो जाएंगे, कहीं से जो है ना अंदर घुस जाएंगे, लेकिन वो टूटते नहीं हैं इतने आसानी से। और प्लस हम बोलते हैं कि ड्यूरेबल होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग इनफ हैं तो ड्यूरेबल तो होंगे ही, यानी कि टिकाऊ भी होते हैं। तो क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर्स के पास ये सारे प्लस पॉइंट्स होते हैं तो जिसके कारण आज के टाइम पे चीनी मिट्टी के बर्तन या कांच के जो बर्तन हैं जो कि हम ट्रेडिशनली यूज़ करते आए हैं, उन चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है किसने? प्लास्टिक कंटेनर्स ने। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ याद आई है, ये जो हमने फर्स्ट रीज़न पढ़ा है ना कि प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद द फूड स्टोर्ड इन देम, इससे एक और पॉइंट जो है मुझे याद आ गया कि हमारे पहले के टाइम पे जो एसिड वगैरह होता था, ठीक है, एसिड जो कि हम नॉर्मली टाइल्स वगैरह को, बाथरूम वगैरह को क्लीन करने के लिए पहले यूज़ करते थे। क्योंकि पहले के टाइम पे जो है ना इतने टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह आते नहीं थे, हार्पिक वगैरह कुछ आता नहीं था, तो इसीलिए जो है पहले के टाइम पे एसिड को ही यूज़ किया जाता था टाइल्स को, फ्लोर वगैरह को क्लीन करने के लिए। तो पहले के टाइम पे एसिड जो है वो कांच की बॉटल्स में जो है आया करता था। क्यों? क्योंकि एसिड जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसको स्टोर करने के लिए एक ऐसा कंटेनर यूज़ किया जाता था जो कि एसिड के साथ जो है रिएक्ट ना करे या जिसके साथ एसिड खुद रिएक्ट ना करे। वरना क्या होगा, अगर कंटेनर ही जा कर के जो है ना रिएक्ट कर लेगा एसिड के साथ तो वो कंटेनर जो है मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि एसिड बहुत स्ट्रांग होता है तो एसिड ईजिली कंटेनर को जो है मेल्ट कर सकता है। और अगर एसिड ने कंटेनर को मेल्ट कर दिया, इसका मतलब क्या कि एसिड आ जाएगा बाहर और वो काफ़ी जो है ना हज़ार्डस कंडीशन हो सकती है। तो आज के टाइम पे आप देखोगे कि एसिड जो होता है वो भी प्लास्टिक की बॉटल्स में जो है मार्केट में अवेलेबल होता है। पहले सिर्फ कांच की बॉटल्स में आता था एसिड, अब सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की बॉटल्स में जो है आने लगा है। क्यों? क्योंकि अगेन वही वाला पॉइंट है कि हमारे प्लास्टिक्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने ड्यूरेबल होते हैं और वो केमिकली, मतलब आप बोल सकते हो कि इनर्ट होते हैं कि आप उसमें कुछ भी रख दो, एसिड ही क्यों ना रख दो, उसके साथ भी जो है वो रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे जितने भी टॉयलेट क्लीनर्स की जो बॉटल्स हैं, चाहे वो हार्पिक हो, चाहे वो सनी फ्रेश हो, ये सब किस में आती हैं? प्लास्टिक बॉटल्स में ही आती हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स में ही आती हैं। आई बात समझ में? चलो, फिर इसके बाद में थर्ड रीज़न क्या है कि प्लास्टिक कंटेनर्स आर एयर टाइट। हमारे कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स कैसे होते हैं? एयर टाइट भी होते हैं। और एयर टाइट होने का मतलब क्या है कि एक बार आपने किसी फूड आइटम को उस कंटेनर के अंदर रख दिया और उस कंटेनर को जब आप क्लोज कर दोगे, अब कोई भी हवा जो है उस कंटेनर के अंदर नहीं जा पाएगी। तो ये बेसिकली एयर टाइट कंटेनर्स जो होते हैं ना,
उनको हम तब यूज़ करते हैं जब हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारा जो फूड आइटम है उसमें उसके साथ किसी भी तरह का एयर का कांटेक्ट ना रह जाए। जैसे कि हमारे घरों में जो धनिया पत्ती वगैरह जो होती है, ये जो वेजीज़ वगैरह जो होती हैं, उनको कई बार जो है एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है कि जितना हो सके इनको हवा से या मॉइस्चर वगैरह से जो है दूर रखा जाए। तो अगर आपके पास कुछ फूड आइटम ऐसा है जिसको आपको एयर या मॉइस्चर से दूर रखना है, तो इसके लिए आपको एक ऐसा कंटेनर चाहिए होगा जो कि एयर टाइट हो। और प्लास्टिक कंटेनर्स बिल्कुल हमारे कैसे होते हैं, एयर टाइट होते हैं। फिर इसके बाद में फोर्थ रीज़न क्या है कि दे आर ईजी टू हैंडल एंड सेफ, हैंडल करने में भी आसान होते हैं और उनको यूज़ करना भी सेफ़ होता है। तो ये 4 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि प्लास्टिक कंटेनर्स जो हैं फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए आप बोल सकते हो कि हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे लिए इनको यूज़ करना काफ़ी कन्वीनियंट होता है। तो कन्वीनियंट क्यों है, इन 4 रीज़न से हमने समझ लिया है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। 2 टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास अलग अलग कलर में, अलग अलग साइजेस में सब प्लास्टिक के फॉर्म्स आते हैं, ठीक है। अब इन जितने भी हमारे पास प्लास्टिक्स है ना, उन सभी को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं या क्लासिफाई कर देते हैं। एक होते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक्स और दूसरे होते हैं हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब क्या डिफरेंस होता है दोनों में, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने थर्मोप्लास्टिक्स की कि दीज पार्टिकल्स सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड ईजीली। थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं उनको हीट करने पर ये आसानी से सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर सॉफ्ट हो जाएंगे मतलब क्या कि इनको आप बेंड भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की, तो दीज प्लास्टिक्स व्हेन मोल्डेड वंस कांट बी सॉफ्टन अगेन। यानी कि यहाँ पे बोला गया है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में कि एक बार जब इनको बनाया जाता है उस समय इनको हीट किया जाता है, ये मेल्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होने पर इनको एक शेप दे दिया जाता है। अब ये जो शेप इनको हमने दिया है, ये शेप कैसा होता है, इनका परमानेंट शेप होता है। फॉर सपोज अगर हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से जो है एक स्विच बनाया है, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से हमने क्या करा है, एक स्विच बनाया है। तो स्विच को बनाते टाइम जिस समय स्विच बन रहा होगा उस समय थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हीट किया गया होगा। हीट करने पर वो मेल्ट हुआ होगा, वो सॉफ्ट हुआ होगा, और सॉफ्ट होकर के हमने उसको एक स्विच का जो है शेप या आकार दे दिया। अब ये जो शेप आया है स्विच के पास, ये है उसका एक परमानेंट शेप। अब अगर आप ये सोचोगे कि इस स्विच को हम क्या करें, फिर से हीट करें, और हीट करने के बाद ये फिर से मेल्ट होगा, फिर से सॉफ्ट होगा, और जैसे ही ये सॉफ्ट होगा इसका हम इस बार कोई और शेप कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा स्विच है ये किससे बना है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की खास बात यही होती है कि जिस समय इनको बनाया जाता है उस समय ये पहली बार ये हीट होकर के मेल्ट करेंगे, सॉफ्ट होंगे, और इनको आप शेप दे सकते हो। ये शेप हो जाता है इनका परमानेंट शेप। अब जब आप इस प्लास्टिक आइटम को फिर से हीट करने की कोशिश करोगे तो ये हीट नहीं होंगे, ठीक है। और जो हमारे थर्मोप्लास्टिक्स हैं ये बिल्कुल इनके ऑपोजिट होते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स में तो ये है कि जितने बार आप इनको हीट करना चाहोगे उतने बार जो है ना ये हीट हो जाएंगे, हीट होने पर ये मेल्ट होंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और जितने बार ये सॉफ्ट पड़ रहे हैं उतने बार आप इनका जो शेप है वो चेंज कर सकते हो, अलग अलग शेप में इनको आप ढाल सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। इतना क्लियर है आप सभी को? थर्मोप्लास्टिक्स की जो प्रॉपर्टी है ना कि जितने बार हीट करोगे उतने बार अपना सॉफ्ट होकर के शेप चेंज कर सकते हैं, यही इनकी क्वालिटी, यही इनकी जो प्रॉपर्टी है, इसके कारण हम बोलते हैं कि प्लास्टिक्स का जो रिसाइकलिंग है वो पॉसिबल है। क्या बोला मैंने कि थर्मोप्लास्टिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है, जो क्वालिटी होती है, हीट करके मेल्ट हो जाना, सॉफ्ट हो जाना, शेप चेंज कर लेना, इसी क्वालिटी के कारण प्लास्टिक्स का, क्योंकि हमको पता है कि कुछ प्लास्टिक आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिनकी रिसाइकलिंग पॉसिबल है। तो रिसाइकलिंग पॉसिबल क्यों हो पाती है प्लास्टिक्स की? थर्मोप्लास्टिक्स आइटम के कारण ही। मैंने आपको बताया था कि हमारे मार्केट वगैरह में जो नॉर्मल बिस्लेरी की जो वाटर बॉटल्स होती हैं, तो वो जो बॉटल्स होती हैं उनमें एक वार्निंग लिखी रहती है कि ये यूज़ एंड थ्रो वाली है, कि एक बार जो उसमें पानी भर के आया है उसको आप कंज्यूम कर लो और फिर इसके बाद में क्रश करके जो है आप उसको डस्टबिन में डाल दो रिसाइकिल होने के लिए। अब ये जो क्रश्ड बॉटल्स होती हैं ये जाती हैं दोबारा फैक्ट्रीज़ में जाने के बाद जो है इनको
आप बोल सकते हो कि फिर से हीट कराया जाता है। हीट करने के बाद ये मेल्ट हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, फिर इनसे या तो नई प्लास्टिक बॉटल्स बन जाती हैं या फिर कुछ दूसरा प्लास्टिक आर्टिकल जो है बन जाता है। तो ये जो रिसाइकलिंग की प्रोसेस है ये कैसे हो पाई, कैसे हमने एक वाटर बॉटल को रिसाइकिल कर पाया, क्योंकि वो हीट होकर के मेल्ट हो रही थी। अगर हम बात करेंगे अपने स्विच की, इस स्विच को अगर आप रिसाइकिल करना चाहोगे तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक बार जो बन गया सो बन गया। अब अगर आप इसको हीट करना चाहोगे भी तो भी जो है ना ये हीट होकर के मेल्ट होगा ही नहीं। तो ऐसे प्लास्टिक आइटम्स की रिसाइकलिंग जो है पॉसिबल नहीं है। सिर्फ वही प्लास्टिक आइटम्स रिसाइकिल हो पाते हैं जो कि हीट होने पर, जितने बार हीट होने आप उनको हीट करोगे उतने बार वो मेल्ट होंगे, सॉफ्ट होंगे। और अगर हम इनको एक शब्द में बोलें तो उन्हीं प्लास्टिक्स की रिसाइकलिंग पॉसिबल है जो कि थर्मोप्लास्टिक से बनी होती है। इतना क्लियर है आप सभी को? चलो फिर इसके बाद में सेकेंड डिफरेंस क्या है? तो एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं कैन बी रिसाइकिल्ड, और अगर हम बात करेंगे अपने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की तो इनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि दे डू नॉट लूज देयर प्लास्टिसिटी, ये अपनी प्लास्टिसिटी जो है खोते नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की तो ये अपनी प्लास्टिसिटी खो देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बीच में। तो दो डिफरेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था कि इनको आप जो है रिसाइकिल कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो, और इनको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड एट ऑल। एक फोर्थ डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो डिफरेंस आ रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक्स के बीच में, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों है भाई? हम सबको पता है कि प्लास्टिक क्या है, पॉलीमर से ही बनता है। तो थर्मोप्लास्टिक्स में आप ये लिख सकते हो कि थर्मोप्लास्टिक्स में जो पॉलीमेरिक चेन्स होती, जो पॉलीमर चेन्स होती हैं, उनके बीच में किसी भी तरह की क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो ये एक पॉलीमर चेन हो गई और ये एक दूसरी पॉलीमर चेन हो गई, ठीक है, और इन दोनों ही पॉलीमर की चेन्स के बीच में किसी भी तरह की क्रॉस लिंकिंग नहीं है, आपस में ये जुड़ी हुई नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, जैसे आप थर्मोप्लास्टिक्स को हीट करते हो तो ये चेन एक दूसरे के ऊपर जो है स्लाइड करना शुरू कर देती हैं। टेम्परेचर बढ़ता है ना हीट करने पर, तो दोनों ही चेन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लगती है, जिसके कारण प्लास्टिक मेल्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में हम बोलते हैं कि पॉलीमर की जो चेन्स होती हैं उनके बीच में बाकायदा क्रॉस लिंकिंग होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग होती है कुछ इस तरीके से। तो जब आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को हीट करना चाहोगे तो ये जो पॉलीमर चेन्स होंगी ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग है ना, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आप कितना भी इनको हीट कर लो ये चेन्स बेचारी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाएंगी, जिसके कारण ये मेल्ट नहीं होते हैं, ना सॉफ्ट होते हैं, ना अपना शेप चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल 4 डिफरेंसेस जो है डिस्कस कर लिए हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो पॉलीथीन और पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब एग्जांपल्स हैं किसके? थर्मोप्लास्टिक्स के। बेकेलाइट और मेलेमाइन हम बोलते हैं एग्जांपल्स हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। इतना क्लियर है आप सभी को? चलो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इन दोनों को हम क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाते हैं ये हमको बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉस पैन के हैंडल्स की। सॉस पैन मतलब वही फ्राइंग पैन टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सॉस पैन या फ्राइंग पैन के जो हैंडल्स होते हैं उनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखो एक पॉइंट तो हम सबको पता है कि हमारे जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये एक सॉस पैन है और ये क्या है, उसका एक हैंडल है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि आपने जो है ना इस सॉस पैन में कुछ आपने सोचा कि चलो आज बनाते हैं ना, मैगी बनाते हैं, तो आपने क्या किया, इसको स्टोव पे रख दिया, फ्लेम वगैरह आपने ऑन कर दी। फ्लेम के ऑन करने से हुआ क्या, आपका जो सॉस पैन है वो गर्म हो गया। अब हीट का काम क्या है? हीट का काम है फ्लो होना। ऐसा थोड़ी है कि आप हीट को बोलोगे कि ये रहा क्या सॉस पैन या हमारा फ्राइंग पैन, आप हीट को बस इधर ही रहना है, कहीं और आप नहीं जा सकते हो, हीट आपकी बात तो मानेगी नहीं। हीट का काम है क्या? फ्लो होना। तो जैसे ही आप फ्लेम ऑन करोगे तो आपका जो सॉस पैन है वो हीट करने लगेगा। अब ये जो हीट होगी ये कहाँ जाएगी? इसके हैंडल में जाएगी, है ना। अब अगर आपने इस हैंडल के ऊपर
प्रॉपर आपने क्या किया है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की ही एक कोटिंग बना करके रखी है। क्या बोला मैंने कि ये फ्राइंग पैन है या सॉस पैन है, इसको आपने हीट करना शुरू किया, ये गर्म हो गया, इसके गर्म होने के कारण जो हीट है वो आगे कंडक्ट हुई, आगे कहाँ गई, उसके हैंडल में गई। अब अगर आपने इस हैंडल को पकड़ लिया तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो हैंडल है उसके पास हीट आ चुकी है और ये जो हीट है वो आप तक पहुंच जाएगी, जैसे आप इसको पकड़ोगे तो बर्न हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस हैंडल के ऊपर प्रॉपर हम बोलते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, टू बी मोर स्पेसिफिक, हम जो है बैकेलाइट की क्या कर लेते हैं, एक कवरिंग बना लेते हैं, एक इंसुलेशन बना लेते हैं, यानी कि हम बैकेलाइट का एक हैंडल बना लेते हैं। अब बैकेलाइट के हैंडल से जब हम इस को पकड़ेंगे, अपने फ्राइंग पैन को पकड़ेंगे, तो हमें जो है ना किसी भी तरह की जलन नहीं होगी, बर्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई ये जो बैकेलाइट होता है ना, ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ये हीट को जो है कंडक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि इस बैकेलाइट के हैंडल तक हीट नहीं पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी, लेकिन वो इस हीट को आगे नहीं पहुंचने देगा। ठीक है, आगे नहीं पहुंचने देगा मतलब क्या, कि जब हम इसको छुएंगे तो हमें हीट जो है बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होगी। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि ये जो है बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, प्लस एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि बैकेलाइट के बने हुए जो हमारे हैंडल्स होते हैं, बैकेलाइट मतलब क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एक एग्जांपल है। तो हमारे बैकेलाइट के बने हुए जो हैंडल्स होते हैं वो, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में मैंने आपको अभी अभी समझाया कि कितना भी इनको जो है ना आप हीट कर लो, ये एक बार जब इनको बनाया जाता है, जब इनको एक शेप दिया जाता है, उस समय ये हीट होकर के मेल्ट हो जाते हैं। इसके बाद में चाहे आप इनको जितना भी हीट कर लो, ये ना मेल्ट होंगे और ना ही अपना शेप चेंज करेंगे। तो जब हम बैकेलाइट से बने हुए हैंडल्स यूज़ करते हैं तो पहली बात तो ये कि ये हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, अच्छी बात है, हम तक नहीं पहुँचाते हीट को, प्लस ये मेल्ट भी नहीं होते हैं, ये हीट भी नहीं होते हैं। अगर इनके पास हीट पहुँच भी रही है तो भी इस हीट के कारण ये मेल्ट नहीं होंगे, ना ही ये सॉफ्ट होंगे। अगर आप अगर सपोज हम बैकेलाइट का ना बनाते हैंडल, हम बनाते किसका, पीवीसी का, ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। अब हम सबको पता है कि पीवीसी मतलब क्या, कि ये एक थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है ना, यानी कि आप इसको जितने बार हीट करोगे उतने बार ये मेल्ट हो जाएगा। तो अगर हमने पीवीसी का बनाया हुआ हैंडल हम यहाँ पे लगा देते, तो जितने बार आप इस सॉस पैन को गर्म करते उतने बार जो है हीट कहाँ पहुँचती, इस पीवीसी से बने हुए हैंडल में पहुँचती, और इस हीट के कारण पीवीसी का जो हैंडल है वो मेल्ट हो जाता, सॉफ्ट हो जाता। तो जितने बार आप अपने सॉस पैन में कुछ बनाते उतने बार पीवीसी का जो हैंडल है उसका शेप चेंज हो जाता। ठीक है, तो ये तो हम नहीं चाहते हैं कि जितने बार हम उसको यूज़ करें सॉस पैन को उतने बार उसके हैंडल का शेप चेंज होगा, ये चीज़ तो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो इसलिए हम एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को यूज़ करते हैं हैंडल्स वगैरह बनाने के लिए, चाहे वो सॉस पैन के हैंडल्स हो, चाहे वो प्रेशर कुकर के हैंडल्स हो, कि बेसिकली वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, हम तक हीट को नहीं पहुँचने देंगे, प्लस कितना भी हीट कर लो उनका शेप चेंज नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस एंड प्लग बोर्ड्स, इन सब को हम क्यों आप बोल सकते हो कि इन सब को क्यों बनाने के लिए हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं। तो इसका भी बड़ा आसान सा जवाब है कि अगर हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, तो एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई अगर आपके पास आपके घर में बहुत सारे स्विच बोर्ड्स वगैरह हैं, प्लग बोर्ड्स हैं, उसके ऊपर स्विचेस लगे हुए हैं, है ना, तो आप क्या चाहते हो कि वो जो स्विचेस हैं या जो वो प्लग बोर्ड्स हैं उनमें क्या करंट सप्लाई होता रहे, यानी कि जितने बार आप किसी पंखे को ऑन करने जाओगे या ट्यूबलाइट को ऑन करने जाओगे उतने बार आपको झटका लगे। ऑब्वियसली बात है, ये सब तो हम चाहते नहीं हैं। हम ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी प्लग बोर्ड से या स्विचेस से, कि जब भी हम किसी स्विच को छुएं या प्लग बोर्ड को छुएं तो हमें किसी भी तरह का जो है करंट ना लगे, किसी भी तरह का शॉक ना लगे। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो स्विच बोर्ड या स्विचेस के साथ या प्लग बोर्ड्स के साथ, तो आपको स्विचेस और प्लग बोर्ड्स को बनाने के लिए एक ऐसा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो, एक बैड कंडक्टर हो, कि भले ही स्विच तक जो है ना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा हो, लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट स्विच हम तक ना पहुंचने दे। जैसे कि हैंडल्स के पास हीट जा रही थी,
है ना, बैकेलाइट के बने हुए हैंडल्स की, लेकिन इस हीट को वो हम तक नहीं पहुंचा रहे थे। सिमिलरली स्विचेस के पास इलेक्ट्रिक करंट आ रहा हो, लेकिन स्विचेस जो हैं हम तक उस इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट ना कराएं, तो इसके लिए बेस्ट होते हैं हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उन तक अगर इलेक्ट्रिक करंट आएगा भी, है ना, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जो प्लग्स वगैरह होते हैं उन तक अगर करंट आता भी है, तो जब हम उन प्लग्स को छूते हैं तो वो करंट हमको नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो हम तक करंट को कंडक्ट करवाते ही नहीं है। आई बात समझ में? तो सिंस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास थ्रू सच प्लास्टिक्स, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस और प्लग बोर्ड्स। क्लियर हो गया आप सभी को? चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। यानी कि आपको कुछ आइटम्स दिए गए हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक आइटम्स है बेसिकली ये, और आपको इनको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करना है, यानी कि कौन से आइटम को आप रिसाइकिल कर सकते हो और कौन से वाले आइटम को आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट आइटम के साथ कि टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट मतलब वही जो फ़ोन वगैरह जो होता है ना, मोबाइल फ़ोन नहीं, जो हमारे घर में जो लैंडलाइन लगा रहता है उसका वो जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या आप उसको रिसाइकिल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो मेरे हिसाब से जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको जो है ना आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हो। क्यों? कभी अगर आपने टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट का प्लास्टिक को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व किया हो तो उसका जो प्लास्टिक होता है वो काफ़ी हार्ड प्लास्टिक होता है। अगर हम टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करें किसी बच्चे के टॉय के साथ, प्लास्टिक के टॉय के साथ, तो जो प्लास्टिक टॉय होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट की, लैंडलाइन वगैरह की, तो वो इस तरह का कोई फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं होती है, इलास्टिसिटी नहीं होती है, काफ़ी हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि हमारे जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है वो बने होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के, और हम सबको पता है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को जो है आप दोबारा से हीट करके जो है उनको मेल्ट नहीं करवा सकते हो। तो अगर वो मेल्ट नहीं होंगे, हीट नहीं होंगे मेल्ट होने पर, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि उनकी रिसाइकलिंग भी पॉसिबल नहीं है। तो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स आप कहाँ डालोगे? कैन नॉट बी रिसाइकल्ड की कैटेगरी में डालोगे। समझ में आई बात? चलो फिर इसके बाद में प्लास्टिक टॉयज़, इसका तो मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया है। बच्चों के जो प्लास्टिक टॉयज़ होते हैं उनको अगर आप कभी ऑब्जर्व करो तो वो काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, कितना भी आप उनको मोड़ लो इतने आसानी से वो टूटते नहीं हैं। तो उनकी जो इलास्टिसिटी है वो इस बात को इंडिकेट करती है कि वो डेफिनेटली किसके बने हुए हैं? थर्मोप्लास्टिक के बने हुए हैं। और थर्मोप्लास्टिक के लिए हम बोलते हैं कि इनके पास तो ये क्वालिटी होती है ना कि जितने बार हीट करोगे उतने बार मेल्ट हो जाएंगे, और इसी क्वालिटी के कारण इनकी रिसाइकलिंग भी पॉसिबल है। तो आज के बाद किसी प्लास्टिक टॉय को कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं कि या बच्चे बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि अब वो अपने बचपन वाले प्लास्टिक टॉयज़ के साथ जो है ना खेल ही नहीं पा रहे हैं। तो उनको डस्टबिन में फेंकने की बजाय पहली चीज़ तो आप ये है कि आपके घर के आसपास कोई नीडी चिल्ड्रन है ना, कोई ऐसा बच्चा है, ज़रूरतमंद बच्चा है कि हाँ ये छोटा भी है और इस टॉय से खेल सकता है, भले ही वो गरीब है, बेसिकली वो उस टॉय को अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके लिए वो टॉय यूज़लेस हो गया है, लेकिन उस बच्चे के लिए उसकी एक खुशी का जो है एक रीज़न बन सकता है। तो पहली बात तो ये कि किसी भी टॉय को फेंकने के पहले आप अपने घर के आसपास देखो कि कोई हो सकता है ऐसा छोटा बच्चा हो जिसके वो टॉय काम आ सकता है, या अगर नहीं है तो फिर उसको जो है अलग से रिसाइकिल होने के लिए भेज दो। कई सारे प्लास्टिक टॉयज़ पे जो है ना ऐसे जो 3 एरोज़ होते हैं ट्राइंगल्स में, उसका जो है आप बोल सकते हो कि साइन बना रहता है कि आप इसको रिसाइकिल कर सकते हो। तो बाकायदा रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज़ में जो है अलग से उनको भेजा जाए ताकि उनकी रिसाइकलिंग आप बोल सकते हो कि प्रॉपरली हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद में कुकर हैंडल्स। कुकर हैंडल्स अगेन किसके बने होते हैं? बैकेलाइट के बने होते हैं। बैकेलाइट मतलब क्या? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो हीट करने का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है लोगों को, तो जब ये हीट नहीं होंगे, मतलब हीट करने पर जब मेल्ट ही नहीं होंगे तो इनकी रिसाइकलिंग कैसे होगी? तो कुकर हैंडल्स को भी हम कहाँ रखते हैं? कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड की कैटेगरी में। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कैरी बैग्स। कैरी बैग्स मतलब कि वही पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं, शॉपिंग वाले बैग्स। तो क्या कैरी बैग्स को आप रिसाइकिल कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके जो कैरी बैग्स हैं वो किसके बने होते हैं? पॉलीथीन के बने होते हैं, और पॉलीथीन क्या है? थर्मोप्लास्टिक है, तो उसकी रिसाइकलिंग पॉसिबल है। फिर इसके बाद में बॉल पॉइंट पेन्स, आपके जो बॉल पॉइंट पेन्स होते हैं, क्या उनको आप रिसाइकिल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। उनकी भी जो प्लास्टिक होती है आप उसको रिसाइकिल कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद में
हम बात करते हैं प्लास्टिक बोल्स की। जो हमारे प्लास्टिक बोल्स होते हैं जिनमें हम बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, क्या उनकी रिसाइकलिंग पॉसिबल है? तो हाँ, उनकी भी रिसाइकलिंग पॉसिबल है। फिर इसके बाद में प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर जो प्लास्टिक कवरिंग होती है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो पीवीसी होता है, पीवीसी की कोटिंग जो है इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर करी जाती है, एक इंसुलेशन की कोटिंग होती है ना। तो पीवीसी हम सबको पता है कि वो क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक है। तो डेफिनेटली आप उसको जो है रिसाइकिल करने की कैटेगरी में डाल सकते हो। तो प्लास्टिक कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स। फिर क्या है, प्लास्टिक की चेयर्स। प्लास्टिक की चेयर्स भी हम बोलते हैं कि रिसाइकिलिंग इनको हम कर सकते हैं। प्लास्टिक की चेयर्स कहने को तो वो काफ़ी हार्ड होती है, काफ़ी मजबूत होती हैं, लेकिन मतलब थोड़ी सी वो इलास्टिक भी होती है। कभी आपने देखा होगा कि जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम प्लास्टिक चेयर यूज़ करते जाते हैं तो प्लास्टिक जो है थोड़ी सी फैल जाती है। तो उसके फैलने का रीज़न क्या है? फैलने का रीज़न यही है कि वो इलास्टिक है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ज़्यादा वजन पड़ने पर प्लास्टिक की चेयर फैल जाती है। तो वो किसकी बनी है? थर्मो प्लास्टिक की बनी है, इसलिए उसका जो रिसाइकलिंग है वो पॉसिबल है। लास्ट क्या है हमारे पास आर्टिकल? इलेक्ट्रिकल स्विचेस। वही वाली बात है कि इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं हमारे वो बेसिकली बेकेलाइट से बने होते हैं, और बेकेलाइट से बने हुए चीज़ों को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इनको इलेक्ट्रिकल स्विचेस को कैन नॉट बी रिसाइकिल की कैटेगरी में डाल देते हैं। इतना क्लियर है आप सभी को? तो हमारे पास इतने सारे प्लास्टिक के आर्टिकल्स की लिस्ट थी, और हमने इन सभी आर्टिकल्स को जो है 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया कि आप किसको रिसाइकिल कर सकते हो और किसको नहीं कर सकते हो। इतना क्लियर है आप सभी को? चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि राणा वॉन्ट्स टू बाय shirts for summer. Should he buy cotton shirts or shirts made from synthetic materials? Advise Rana giving your reason. राना क्या चाहता है भाई? गर्मियों के लिए, गर्मियों के हिसाब की शर्ट्स खरीदना चाहता है। अब सवाल ये है कि राना को वो जो शर्ट है वो कॉटन की खरीदनी चाहिए या किसी सिंथेटिक मटेरियल की खरीदनी चाहिए। बेसिकली हमसे बोला जा रहा है कि हमें राना को एडवाइस करना है। आप राना को एडवाइस तो करोगे ही, लेकिन आप अपना ओपिनियन या वो पर्टिकुलर एडवाइस क्यों दे रहे हो उसका भी रीज़न आपको देना होगा। तो भाई हमारे हिसाब से जितना हमने इस चैप्टर को समझा है, जितना हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, उसके हिसाब से तो हमें यही समझ में आता है कि गर्मी के मौसम में तो कॉटन के कपड़े ही पहने जाने चाहिए, चाहे वो शर्ट हो बॉयज़ की या वो कोई दूसरी ड्रेस हो गर्ल्स के लिए। हमेशा कॉटन के कपड़े ही, कॉटन क्लोथ्स ही प्रेफर करने चाहिए। कब? समर सीज़न में, ठीक है। सिंथेटिक मटेरियल को अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि हम सबको पता है कि जो सिंथेटिक मटेरियल हैं वो किसके बने होंगे? हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के बने होंगे। अब ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? काफ़ी पतले होते हैं, काफ़ी आप बोल सकते हो कि फ़ाइन होते हैं। तो ऐसे फ़ाइन सिंथेटिक फाइबर से जब कोई फैब्रिक बनाया जाता है ना, तो उस फैब्रिक में आप बोल सकते हो कि फाइबर्स के बीच में ना किसी भी तरह की स्पेस नहीं होती है। आपने देखा होगा कि सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी स्मूथ होते हैं, लस्टरस तो होते हैं लेकिन टच करने पर वो काफ़ी स्मूथ आपको टेक्सचर में मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करेंगे कॉटन के कपड़ों की, है ना, तो कॉटन के कपड़े आपको समझ में आएगा कि एक तो बहुत ज़्यादा उनमें शाइन भी नहीं होती है, प्लस उनका जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ़ भी होता है। तो क्या रीज़न है सिंथेटिक कपड़ों के का जो टेक्सचर है उसको स्मूथ होने का, या जो कॉटन के कपड़े हैं उनके टेक्सचर को रफ़ होने का? रीज़न वही है कि जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं उनको बनाने के लिए जो सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत पतले होते हैं। भाई सिंथेटिक फाइबर है ना, हमने बनाया है, मैन मेड फाइबर है, तो जैसा हम चाहेंगे फाइबर को वैसा बना सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कि फाइबर जो है ना मोटा बने तो मोटा बन जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा फाइबर कैसा बने? पतला बने। तो इस सिंथेटिक फाइबर्स को बनाते टाइम हम क्या करते हैं? उनकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं। तो इस स्ट्रेचिंग के कारण क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं काफ़ी पतले हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम क्या ज़रूरत पड़ गई सिंथेटिक फाइबर्स को पतला बनाने की? क्योंकि हमें फैब्रिक का टेक्सचर स्मूथ रखना है ना, ऐसे कड़क कड़क कपड़े अच्छे थोड़ी लगते हैं। तो स्मूथ और सॉफ्ट टेक्सचर वाले कपड़ों को बनाने के लिए जब हम बनाते हैं सिंथेटिक कपड़ों को, तो उसके लिए सिंथेटिक फाइबर्स को हमें फाइन करना पड़ता है। तो सिंथेटिक फाइबर्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो आप बोल सकते हो कि जो फाइबर्स हैं उनको स्ट्रेच किया जाता है ताकि वो काफ़ी पतले हो जाएं। तो जब इन फाइन
सिंथेटिक फाइबर से कोई कपड़ा किसी फैब्रिक को बनाया जाता है तो फैब्रिक डेफिनेटली टेक्सचर में स्मूथ और सॉफ्ट तो बन जाता है, लेकिन उस फैब्रिक में फाइबर्स के बीच में बेसिकली उस फैब्रिक में या उस कपड़े में फाइबर्स के बीच में ना ज़्यादा पोर्स नहीं होते हैं। इन पोर्स के ना होने के कारण जब गर्मियों के मौसम में हम ऐसे सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो जब स्वेटिंग की प्रोसेस होती है, जब हमें पसीना आता है, तो इस पसीने को बेसिकली जो आपने फैब्रिक पहना हुआ है सिंथेटिक फैब्रिक, उसमें किसी भी तरह का पोर तो है नहीं, है ना। तो इस पसीने को जो आपका सिंथेटिक कपड़ा है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब अगर स्वेट को अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो फिर उसको इवेपोरेट कैसे करेगा, इवेपोरेट ही नहीं होगा तो फिर हमको ठंडक कैसे मिलेगी। इतना समझ में आया आप सभी को। तो जब हम बात करते हैं अपने कॉटन के फैब्रिक की, तो कॉटन के फैब्रिक किसके बनते हैं, कॉटन फाइबर्स के बनते हैं। कॉटन फाइबर्स के बीच में आप बोल सकते हो कि कॉटन के फाइबर्स जो होते हैं वो इतने फाइन नहीं होते हैं, थोड़े से मोटे ही होते हैं, उनकी थिकनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स। तो जब आप ऐसे थोड़े से मोटे कॉटन के फाइबर से जब आप किसी कॉटन का कपड़ा बनाते हो, फैब्रिक बनाते हो, तो कॉटन फैब्रिक में आप बोल सकते हो कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और यही पोर्स क्या करते हैं, इन्हीं पोर्स के थ्रू हम बोलते हैं कि जो भी हमारी बॉडी में स्वेट आता है, पसीना आता है, वो अब्जॉर्ब हो जाता है और अब्जॉर्ब होने के बाद में बेसिकली कपड़े से जो है, कॉटन के कपड़े से जो स्वेट है वो इवेपोरेट हो जाता है और पीछे हमको एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है हमारी बॉडी पे। तो आप खुद ही समझ सकते हो ना कि इस बेसिक से रीज़न के कारण क्या हमें गर्मियों में पहनना चाहिए, क्या हमें प्रेफर करना चाहिए। तो डेफिनेटली वो होगा कॉटन की शर्ट, ना कि सिंथेटिक मटेरियल, क्योंकि सिंथेटिक मटेरियल में फाइबर्स बहुत फाइन होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, जिसके कारण सिंथेटिक फैब्रिक में पोर्स नहीं होते हैं और स्वेट का अब्जॉर्प्शन नहीं होता, इवेपोरेशन नहीं होता, कूलिंग नहीं मिलती। तो इनफैक्ट हम बोलते हैं कि गर्मियों में अगर सिंथेटिक मटेरियल या सिंथेटिक के कपड़े पहन लिए तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। ठीक है, चलो, इसीलिए बोलते हैं कि स्पेशली मैंने आपको बताया भी था कि जो 100% पॉलीएस्टर होता है वो क्या होता है, उस ब्रीदेबल नहीं होता है ना, उसमें आप सांस नहीं ले सकते हो। चलो, इतना समझ में आया, एक बार रीड कर लेते हैं आंसर। ही शुड बाय कॉटन शर्ट्स, दिस इज बिकॉज कॉटन हैज़ मोर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर देन सिंथेटिक क्लोथ्स। इन समर्स वी हैव एक्सटेंसिव स्वेटिंग विच इज ईजिली सोक्ड बाय कॉटन शर्ट्स एंड हेंस कॉटन क्लोथ्स आर मच बेटर देन क्लोथ्स मेड फ्रॉम द सिंथेटिक मटेरियल। बोला जा रहा है कि कॉटन के पास ज़्यादा कॉटन के पास ज़्यादा ये एबिलिटी होती है मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने की एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक मटेरियल्स। तो जब गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा पसीना आता है तो कॉटन के कपड़े ही, कॉटन के शर्ट्स ही इस पसीने को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, ना कि सिंथेटिक मटेरियल के कपड़े। इसीलिए हम राना को एडवाइस करेंगे कि भाई शर्ट खरीदने जा रहे हो समर सीजन के लिए तो कॉटन की ही लेना। चलो, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। हमको एग्जांपल्स देना है जिससे कि ये पता चले कि भाई हमारे प्लास्टिक्स कैसे होते हैं, नॉन कोरोसिव होते हैं, यानी कि उनमें किसी भी तरह का कोरोजन नहीं होता है। हमारे जो मेटेलिक कंटेनर्स होते हैं, है ना, लोहे के बने हुए कंटेनर्स वगैरह, वो तो बहुत ज़्यादा ही कोरोसिव होते हैं, यानी कि जैसे ही एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आएंगे, एटमॉस्फेयर में एयर होती है ना, मॉइस्चर होता है, तो इस एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में जैसे ही हमारे मेटेलिक कंटेनर्स आते हैं उनमें जो है कोरोजन हो जाता है, रस्टिंग की प्रोसेस हो जाती है, जंग वगैरह लग जाती है। हमको ये बताना है ऐसे एग्जाम्पल से, ये हमको शो करना है कि प्लास्टिक्स जो हैं वो कोरोसिव नहीं होते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ नॉन कोरोसिव इज रेजिस्टेंस टू गेट डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल रिएक्शन या केमिकल एक्शन। क्या मतलब होता है नॉन कोरोसिव होने का, कि हमारा जिस भी हम मटेरियल की बात कर रहे हो वो मटेरियल कैसा हो, रेजिस्टेंट हो। किससे रेजिस्टेंट हो, टू गेट डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल एक्शन। किसी भी टाइप के केमिकल एक्शन से अगर कोई मटेरियल जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसका मतलब क्या, यानी कि वो अपने आप को बचा पा रहा है उस केमिकल एक्शन से, तो वो कैसा होगा, डेफिनेटली नॉन कोरोसिव होगा। तो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स दैट शो दैट द प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। फर्स्ट क्या है, प्लास्टिक कंटेनर्स डू नॉट रिएक्ट विद आइटम्स स्टोर्ड इन इट। इसीलिए तो हम प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने के लिए, है ना। भले वो फूड आइटम हो या भले वो एसिड हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम वेरियस आइटम्स को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स को ही यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि प्लास्टिक कंटेनर्स को कोई जो है ना आप बोल सकते हो कि
वो किसी भी तरह से जो है स्टोर्ड फूड या आइटम के साथ जो है रिएक्ट नहीं करेंगे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है प्लास्टिक कंटेनर्स को, आप उसमें कुछ भी भर के रख लो। दे डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर, प्लास्टिक की चीज़ों में जंग भी नहीं लगती है। दे डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यही एक मेन पॉइंट है जिसके कारण प्लास्टिक या उसके बने हुए जो आर्टिकल्स होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, उनको हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। क्या बोला जा रहा है इस पॉइंट में कि आप उनको खुले में लंबे टाइम पीरियड के लिए भी छोड़ देते हो तो भी वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या कि जो हमारे नेचर में जो नेचुरली डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तक हमारे प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, उसको कोरोड नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी तरह का जो पीएच है, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो अल्कलाइन हो, है ना, विनेगर वगैरह जो होता है वो भी आजकल प्लास्टिक की बॉटल्स में ही आता है। तो चाहे एसिडिक पीएच वाला कोई भी आइटम हो, चाहे अल्कलाइन पीएच वाला कोई भी आइटम हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, प्लास्टिक कंटेनर्स में आप उनको स्टोर कर सकते हो। फिर इसके बाद में इनमें जंग नहीं लगती है और हमारे जो नेचुरल डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। इतना समझ में आई बात? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें समझ में आता है कि भाई प्लास्टिक्स कैसे होते हैं, दे आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ अ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है टूथब्रश के जो हैंडल और जो ब्रिसल्स होते हैं क्या उनको सेम टाइप के मटेरियल से बनाना चाहिए? नहीं तो क्यों, हाँ तो क्यों? हमको अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। तो हमारा आंसर होगा कि नहीं भाई, टूथब्रश के जो हैंडल और जो उसके ब्रिसल्स होते हैं उनको अलग अलग मटेरियल से बनाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दोनों के ही अलग अलग काम है। भाई हमारे जो दांतों के जो बेसिकली हमारे जो गम्स होते हैं, जो हमारे मसूड़े होते हैं, ठीक है ना, वो कैसे होते हैं? काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। अब अगर आपने इन सॉफ्ट गम्स के ऊपर एक ऐसे टूथब्रश को मूव कराया है, स्लाइड करवाया है, जिसके ब्रिसल्स कैसे हैं? काफ़ी हार्ड हैं। तो हार्ड ब्रिसल्स के कारण हो सकता है कि आपके दांत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए, लेकिन जब भी आप अपने दांतों को ब्रश करते हो तो ऐसा थोड़ी है कि जो ब्रिसल्स हैं ब्रश के वो सिर्फ आपके दांतों पर ही लगते हैं। भाई वो तो आपके गम्स पे भी आते हैं, आपके मसूड़ों पे भी आते हैं। तो अगर आपने अपने दांतों को ब्रश एक ऐसे टूथब्रश से किया है जिसके ब्रिसल्स काफ़ी हार्ड तो हो सकता है कि आपके दांत साफ़ हो जाएं, लेकिन आपके गम्स के ऊपर बहुत डैमेज होने वाला है। तो गम्स को डैमेज करना तो एक अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए हम उन टूथब्रशेस को प्रेफर करते हैं जिनके ब्रिसल्स कैसे हो? काफ़ी सॉफ्ट हो। तो इस सॉफ्टनेस के कारण क्या होता है? दांत तो साफ़ हो ही जाएंगे, लेकिन दांत को साफ़ करते टाइम जब ये ब्रिसल्स हमारे गम्स के ऊपर टच करते हैं, जब स्लाइड करते हैं, तो हमारे जो गम्स हैं वो किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। इतना समझ में आया? फिर वहीं अगर हम बात करेंगे अपने टूथब्रश के हैंडल की, तो हैंडल को थोड़ा सा हार्ड होना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ सकते हो कि प्रॉपर्ली जो है ना ग्रिप नहीं बन पाएगी। खुद ही सोचो ना कि आप ब्रश कर रहे हो और आपका जो टूथब्रश का जो हैंडल है वो यहाँ से वहाँ जो है मूव कर रहा है। तो इस तरीके का जो हैंडल है उसको हम अच्छी तरीके से पकड़ नहीं सकते हैं, दांतों की ब्रशिंग जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। तो डेफिनेटली दोनों को अलग अलग मटेरियल से बनना चाहिए। No, the handle and the bristles of a toothbrush should not be made of the same material. This is because our gums are soft and the bristles should be made of soft material so that it does not harm the gums. On the other hand, the handles should be made of hard material so that it can give a firm grip. एक properly grip मिल जाए, हम उसको पकड़ पाएँ। कुछ इस तरीके के हार्ड मटेरियल का बना होना चाहिए टूथब्रश का हैंडल। तो क्वेश्चन नंबर 11 था ये वाला। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की कि अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। प्लास्टिक को बोला जाता है कि जितना हो सके उतना जो है ना अवॉइड करो। क्या ये स्टेटमेंट सही है या इस स्टेटमेंट में थोड़े से चेंजेस ला सकते हैं हम? क्या ये गलत है? आपको क्या लगता है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है कि जितना हो सके प्लास्टिक को जो हो अवॉइड करो जितना पॉसिबल हो सके, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों सही स्टेटमेंट है? क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे प्लास्टिक्स क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उनको बेसिकली
डिकम्पोज करना जो है हमारे डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हाथ में भी नहीं होता है। हमारे जो डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, वो उन्हीं चीज़ों को डिकम्पोज कर पाते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है ना, नेचुरल चीज़ों को वो डिकम्पोज कर पाते हैं। अब हम सबको पता है कि भाई प्लास्टिक्स वगैरह जो होते हैं वो तो सिंथेटिक चीज़ है, उनको बनाया जाता है केमिकल से, पेट्रोकेमिकल से, है ना, तो उनको डिकम्पोज करना हमारे डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बस में नहीं है। तो होगा क्या, जैसे जैसे आप प्लास्टिक आइटम्स को यूज़ करते जाओगे तो प्लास्टिक आइटम्स जो है, अब कितना भी आप उनको यूज़ करोगे, कभी ना कभी एक पर्टिकुलर प्लास्टिक का आइटम आपके लिए यूजलेस तो होगा ही, कभी ना कभी तो वो ख़राब होगा ही। टॉय से भी अगर बच्चा खेल रहा है तो कभी ना कभी वो टॉय तो टूटेगा। होगा क्या, उस टूटे हुए टॉय को हम फेंक देंगे कचरे में, है ना, और ना सिर्फ उस पर्टिकुलर टूटे हुए टॉय को, बल्कि हम देखा जाए तो हम डेली बेसिस पे कई सारे प्लास्टिक के ऐसे आइटम्स जो कि हमारे लिए यूज़लेस होते हैं, उन सभी को जो है हम डिस्कार्ड करते हैं अपने अपने घरों से। तो होगा क्या, धीरे धीरे ये प्लास्टिक के जितने भी वेस्ट मटेरियल्स जो हैं, ये सब के सब इकट्ठा होते जाएंगे। क्यों इकट्ठा होते जाएंगे, क्योंकि इनका जो डिकम्पोजिशन है नेचुरली तो हो नहीं पाएगा। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, लैंड फिल्स बना करके इनको जो है ना बड़े बड़े गड्ढों में जो है आकर के दबा देंगे। लेकिन लैंड फिल्स बनाने की भी तो आप बोल सकते हो कि एक लिमिट है ना। सिटी के बाहर आप लैंड फिल्स बना सकते हो, लेकिन लैंड फिल्स बनाने के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी जगह चाहिए होती है। एक सिचुएशन, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपके पास ज़मीन ही नहीं बचेगी, ग्राउंड ही नहीं बचेगा लैंडफिल बनाने के लिए। तो उस समय क्या होगा भाई, अभी तक तो हुआ क्या कि जो भी आपके घर से प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा था वो सब लैंडफिल में जाकर के डंप कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि अब जो लैंडफिल से वहाँ पे भी जगह नहीं है, लैंडफिल्स भी सारे भर चुके हैं। तो क्या हम रेसिडेंशियल एरियाज़ में आकर के, मेन सिटी में आकर के आप बोल सकते हो कि लैंडफिल्स बनाएंगे? नहीं, वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करेंगे, प्लास्टिक आइटम्स को हम सोचेंगे कि चलो जला देते हैं, क्योंकि भाई प्लास्टिक के आइटम से जगह तो घेरेंगे ही, है ना। तो हमने सोचा कि चलो इनको हम जला देते हैं, क्योंकि हमको इनको डिकम्पोज करना है। अब हुआ क्या, हम प्लास्टिक वेस्ट को चले जलाने के लिए, उनको डिस्पोज करने के लिए। अब प्लास्टिक है तो ऑब्वियस सी बात है, पेपर तो है नहीं वो, है ना, लकड़ी तो है नहीं कि आपने लकड़ी जलाई या पेपर जलाया तो थोड़ा सा धुआं निकला और बाकी जो है राख में वो कन्वर्ट हो गया। प्लास्टिक है, जलाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो मेल्ट होगा, लेकिन मेल्ट होने के बाद में अल्टीमेटली आपके पास तब भी प्लास्टिक तो रहेगा ही ना। प्लास्टिक आपके पास मॉल्टन फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन तब भी आपके पास प्लास्टिक रहेगा, वो 100% तरीके से डिस्पोज नहीं होता है। ना ही वो डिस्पोज होगा, वो अलग बात है, प्लस जो एयर पोल्यूशन हो रही है उसका क्या। फिर इसके बाद में हम सोचते हैं कि चलो ना इनको हम लैंडफिल्स में जाकर के डंप कर सकते हैं, ना इनको हम जला सकते हैं। काम करते हैं, इनको हम फेंक देते हैं। कहाँ फेंक देते हैं, तो या तो रोड की साइड में फेंक देते हैं, या जो डर्टी वाटर वाली जो ड्रेन्स होती हैं उनमें डाल देते हैं, या कुछ नहीं मिला तो नदियों में, तालाबों में, समुद्र में डाल आते हैं। नदियों में, तालाबों में, समुद्र में डालने से क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो परेशान हो जाते हैं। अगर हम रोड साइड डाल देते हैं तो रोड साइड क्या होता है, गाय वगैरह आती हैं अपना खाना वगैरह ढूंढने के लिए, और खाने के साथ साथ प्लास्टिक की चीज़ें भी, प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह भी वो खा लेती हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, चोकिंग वगैरह हो जाती है ना, वो प्लास्टिक उनके पेट में चली जाती है और अल्टीमेटली जितनी भी हम मतलब जो भी कैटल्स वगैरह जो होती हैं वो मर जाती हैं। तो देखा जाए तो हमारे प्लास्टिक के यूज़ करने के कारण आप देख सकते हो कि किन किन लोगों को नुकसान हो रहा है। अगर हम जाकर के प्लास्टिक के आइटम्स को जला रहे हैं तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, इस एयर पोल्यूशन से हम खुद सफ़र करते हैं। अगर हम समुद्र में जाकर के फेंकेंगे तो एक्वेटिक लाइफ हमारे कारण जो है सफ़र करेगी। अगर हम रोड साइड जाकर के उन चीज़ों को फेंकेंगे तो जो हमारे गाय वगैरह हैं, है ना, वो सब क्या करेंगे, सफ़र करेंगे हमारे कारण। फिर अगर डर्टी वाटर की जो ड्रेन्स होती हैं वहाँ पे जाकर के हमने प्लास्टिक आइटम्स को फेंक दिया है तो वो जो ड्रेन्स होंगी वो क्लॉग हो जाएंगी, और इस क्लॉगिंग के कारण हम बोलते हैं कि जो गंदा पानी है वो सड़कों पे फैल जाएगा, क्योंकि पानी को कहीं ना कहीं से तो अपना रास्ता बनाना है, तो वो गंदा पानी जो है सड़कों पे फैल जाएगा और वो अनहाइजीनिक कंडीशन बढ़ जाएगी। तो इतना सब कुछ हो क्यों रहा है, इतना सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने घरों से डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्लास्टिक वेस्ट जो है जनरेट कर ही रहे हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम अपने जो भी प्लास्टिक वेस्ट का जो जनरेशन है अपने लेवल पे वो हम मिनिमाइज़ कर दें, तो
कई हद तक जो है प्लास्टिक को डिस्पोज करना या उसको डंप करना जो है हमारे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो सफाई कर्मी होते हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। तो जितना हो सके इसको हमें मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं हम प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन, कि जितना हो सके आप जो है ना प्लास्टिक की चीज़ों को यूज़ करना अवॉइड करो, है ना। जैसे कि हमने अपने चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि रिसाइकिल हो जाए प्लास्टिक्स, ऐसे वाले प्लास्टिक्स को जो है ना चूज़ करना चाहिए। एक बहुत ही बेसिक सा स्टेप है। हम सब जाते हैं कहाँ, शॉपिंग पे, तो शॉपिंग पे जाते टाइम आप कपड़े या जूट के बने हुए शॉपिंग बैग्स को जो है आप लेकर के जाइए। इससे क्या होगा कि पॉलीथीन के बैग्स जो कि काफ़ी फेमस होते हैं, हर कोई जो है ना पॉलीथीन के बने हुए बैग्स जो है ना यूज़ करना चाहता है, और वही पॉलीथीन के बैग्स जो है ना सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं। तो अगर आप अपने घर से ही कपड़े के बने हुए बैग लेकर के जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो पॉलीथीन वगैरह यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। यूज़ नहीं होगी तो वेस्ट नहीं होगा। वेस्ट अगर जनरेट नहीं होगा इसका मतलब क्या, कि जो बाकी जो प्लास्टिक वेस्ट का जो डिस्पोजल है, जो उसका उसको डिस्पोज करना काफ़ी आसान बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरह की बेसिक छोटी छोटी सी स्टेप्स होती हैं कि रिसाइकिल करने वाले प्लास्टिक्स जो हैं आप उनको यूज़ करो, जिससे क्या होगा कि जो भी आपने प्लास्टिक यूज़ किया है उसको आप भेज दोगे रिसाइकलिंग के लिए, सेम प्लास्टिक से कोई दूसरा प्लास्टिक आइटम बन के जो है ना रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम प्लास्टिक जो है क्या होती जाएगी, रिसाइकिल होती जाएगी और न्यू प्लास्टिक जो है सिंथेसाइज नहीं होगी। और अगर न्यू प्लास्टिक सिंथेसाइज नहीं होगी इसका मतलब क्या, कि जितना प्लास्टिक वेस्ट अभी तक जनरेट हो गया है उसको टाइम मिल जाएगा डिस्पोज करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, तो plastics must be avoided as far as possible. The materials made of plastics are non-biodegradable. The use of plastics had a bad effect on the environment. When the plastics are burned, it releases a lot of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. These plastic materials, when eaten up by the animals like cows, choke their respiratory system. This can cause death of these animals. The waste plastic articles thrown here and there carelessly get into dirty water drains and sewers and block them. In a nutshell, plastics can be considered a threat to our environment. ये हमारे environment के लिए क्या है, एक threat है, एक बहुत बड़ा खतरा है। और इस खतरे का सामना किसको करना पड़ेगा, अल्टीमेटली हम ही को करना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आज से ही इस थ्रेट को, इस मुसीबत को जो है ना हम कम करने की कोशिश करें, है ना। प्लास्टिक, क्योंकि हम डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा प्लास्टिक आइटम यूज़ करते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि आज से प्लास्टिक आइटम यूज़ करना बंद कर दो, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर होगा कि हम कम कर सकते हैं, है ना। हम बंद नहीं कर सकते लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली पॉसिबल है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद द फ्रेजेस गिवन इन द कॉलम बी। तो कॉलम ए में आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनको आपको कॉलम बी के दिए गए फ्रेजेस के साथ क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो पॉलीएस्टर है आपका पहला वर्ड। आपको क्या लगता है कि कौन से फ्रेज के साथ आप इसको मैच कर सकते हो? क्या ये वुड पल्प से बनाया जाता है पॉलीएस्टर? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप पॉलीएस्टर का यूज़ कर सकते हो पैराशूट्स और स्टॉकिंग्स वगैरह बनाने के लिए? नहीं। क्या आप इसको नॉन स्टिक कुकवेयर को बनाने में यूज़ कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसके बने हुए फैब्रिक्स रिंकल नहीं होते हैं आसानी से? आप बोल सकते हो कि पॉलीएस्टर के बने हुए फैब्रिक्स रिंकल फ्री होते हैं? सो डेफिनेटली येस। तो आप पॉलीएस्टर को मैच कर दोगे किसके साथ, लास्ट वाले फ्रेज के साथ, कि हाँ भाई पॉलीएस्टर के बने हुए फैब्रिक्स डू नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली। फिर इसके बाद में बात आती है टेफलॉन की। तो टेफलॉन को आप किसके साथ मैच कर सकते हो? क्या टेफलॉन को वुड पल्प से बनाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इससे पैराशूट्स और स्टॉकिंग्स बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या इससे हम नॉन स्टिक कुकवेयर बना सकते हैं? सो येस, टेफलॉन को हम नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑयल और पानी जाकर के चिपकना नहीं है, है ना। नॉन स्टिक हमारे जो भी कुकवेयर्स होते हैं उनकी अच्छी बात यही होती है कि थोड़ा सा भी आपने उन पर पानी डाला है या ऑयल डाला है तो ये पानी और ऑयल उन बर्तनों में चिपकता नहीं है, और इतने ही थोड़े से ही ऑयल में हम बोलते हैं कि जो भी आप पकाना चाहते हो वो आप पका सकते हो। खाना भी जो है टेफलॉन कोटिंग वाले आप बोल सकते हो कि नॉन स्टिक कुकवेयर में जाके चिपकता नहीं है। तो नॉन स्टिक कुकवेयर्स के ऊपर कोटिंग किसकी होती है? डेफिनेटली टेफलॉन की होती है। फिर रेयॉन की अगर हम बात करें तो रेयॉन को आप किसके साथ मैच कर सकते हो? क्या इसको वुड पल्प से बनाया जाता है? बिल्कुल सही। तो आपने थर्ड को मैच किया है फ्रेज नंबर फर्स्ट के साथ। फिर लास्ट क्या बचा? नायलॉन। तो नायलॉन को क्या आप पैराशूट्स और स्टॉकिंग्स बनाने में यूज़ कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो।
तो कुछ इस तरीके से मैच द कॉलम हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कमेंट। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एक्चुअली में फॉरेस्ट को कंजर्व करने में हेल्प कर रहा है। क्या ये बात सही है? मुझे तो लगता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ये नेचुरल फाइबर्स आते कहाँ से? अगर हम बात करेंगे कॉटन फाइबर की, तो कॉटन फाइबर कहाँ से आ रहा है? कॉटन के प्लांट से। जूट फाइबर्स की अगर हम बात करेंगे, जूट फाइबर्स कहाँ से आ रहा है? जूट के प्लांट से, है ना। तो बेसिकली हमारे जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनका जो सोर्स है वो कहाँ से वो सोर्स क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स है। अगर हम बात करेंगे सिल्क वर्म की, तो सिल्क वर्म हम बोलते हैं कि कहाँ से मिलता है? सिल्क फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? तो सिल्क वर्म से मिलते हैं, है ना। सिल्क वर्म्स के जो लार्वा होते हैं वो अपने लार्वल स्टेज के दौरान अपने अराउंड एक कवरिंग फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम कोकून बोलते हैं, और इसी कोकून से हम सिल्क फाइबर्स को जो है ऑब्टेन करते हैं। अब कहने को तो ये बड़ा आसान लग रहा है कि कोकून बन गया और कोकून से जो है ना सिल्क फाइबर्स हमने उठा करके खींच लिया, लेकिन इससे पहले कि हम कोकून से सिल्क फाइबर्स जो है ना ऑब्टेन करें, कोकून के अंदर जो सिल्क वर्म का लार्वा होता है उसको मारना पड़ता है। और मारने के लिए हम क्या करते हैं? जो कोकून बने ना इतने सारे, उन सबको हम गरम गरम पानी में डाल देते हैं। तो गरम गरम पानी में डालने से क्या होता है? अंदर का जो बेचारा लार्वा है वो मर जाता है, और जो बेसिकली कोकून है उससे फिर जो है सिल्क फाइबर्स निकाल लिया जाता है। अब आप बोलोगे कि मैं मारने की क्या ज़रूरत थी, उसको बाहर निकाल देते। अगर बाहर निकाल देते तो वो बाहर कैसे आता? कोकून में होल करके ही आता, और अगर कोकून में होल हो जाएगा, है ना, होल करके अगर लार्वा बाहर आएगा तो कोकून में होल होने के कारण क्या होता है? उससे जो आप फाइबर्स निकालोगे सिल्क फाइबर्स, वो टूटे टूटे निकलते हैं, यानी कि शॉर्ट लेंथ के निकलते हैं। और इस तरीके के छोटे छोटे शॉर्ट लेंथ के जो सिल्क फाइबर्स हैं उनको फिर उनसे आप बोल सकते हो कि सिल्क के थ्रेड बनाना वगैरह काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, प्लस वो अच्छी क्वालिटी के भी नहीं बनते हैं। तो फेवरेबल यही है कि जो सिल्क फाइबर्स है वो जितने लंबे हो उतना बढ़िया, और लंबे होने के लिए क्या करना पड़ता है? कोकून के अंदर जो लार्वा है उसको मारना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के हम देखा जाए तो अगर हम नेचुरल फाइबर्स को यूज़ करना पसंद करेंगे और उनको हम प्रेफर करेंगे, तो नेचुरल फाइबर्स का सोर्स क्या है? प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो अगर हम नेचुरल फाइबर्स को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्लांट्स और एनिमल्स से ही इन चीज़ों को ऑब्टेन करते हैं, है ना। और एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर फिर हम बोलते हैं कि थोड़ा सा टॉर्चर हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, तो सिंथेटिक फाइबर्स में तो ऐसा कोई परेशानी है नहीं, ना प्लांट से मिलना है कुछ, ना एनिमल से मिलना है, उनको तो केमिकल से बनाया जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर्स के लिए इसीलिए बोला जाता है कि हम सिंथेटिक फाइबर्स को यूज़ करके फॉरेस्ट को जो है ना क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं। किसी भी तरीके से प्लांट और एनिमल के ऊपर किसी भी तरह का टॉर्चर नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोप्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसको बताने के लिए एक एक्टिविटी हमें बतानी है। तो एक्टिविटी का सेटअप देखो, कुछ इस तरीके का हमने सर्किट लगाया है, एक टॉर्च लगाया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है ना एक सेल लगा करके रखा है, और सेल को हमने एक तरफ से किससे कनेक्ट किया है? बेसिकली बल्ब के साथ, और बल्ब का जो दूसरा एंड है वो हमने एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के साथ कनेक्ट किया है ना। तो इस तरीके का हमने सर्किट बनाया है। तो सर्किट में होना क्या चाहिए था भाई? बैटरी लगा करके हमने रखी है, तो इस बैटरी के कारण इस बल्ब को जो है ना ग्लो करना चाहिए था, लेकिन ये बल्ब ग्लो क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि बल्ब और बैटरी के बीच में हमने एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल लगा करके रखा हुआ था, और इस थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के कारण जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का मतलब क्या है? ना फ्लो होने का मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं करेगा, वो जलेगा नहीं, है ना। आपके पास बैटरी थी, आपके पास बल्ब था, तो टेक्निकली तो आपके बल्ब को ग्लो करना चाहिए था क्योंकि आपने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखा था। लेकिन बैटरी और बल्ब के बीच में एक तरफ से कनेक्शन प्रॉपर है, दूसरे साइड में हुआ क्या कि बीच में आपने एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल लगा करके रखा है। तो इस थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के कारण, क्योंकि ये जो मटेरियल है थर्मोप्लास्टिक, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, तो करंट जो है फ्लो नहीं हो पा रहा, और करंट फ्लो नहीं होगा इसका मतलब क्या? कि आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो एक छोटी सी एक्टिविटी थी जिससे हमको समझ में आया कि जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसी के साथ में ये था हमारे आज के सेशन का लास्ट सवाल, और इसी क्वेश्चन के साथ में हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे
अपने नेक्स्ट सेशन में, और जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.